तो आप सभी का आज की थर्ड क्लास तीसरी क्लास में स्वागत है। फिल्म और वेब सीरीज स्क्रिप्ट राइटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 क्लासें हो चुकी है। पहली क्लास का वीडियो बनकर जा चुका है और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ पहली क्लास का वीडियो देखें और जो कल दूसरी क्लास हुई थी उसका वीडियो भी ज़रूर देखें। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने वो जो वीडियो नहीं देखे, पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद वो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कल गुलशन पांडे जी का नहीं हुआ था और आज अरुण कुमार जी आए हैं, नितिन आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। जी गुलशन जी बोलिए। बताइए गुलशन जी, आप कहाँ से हैं? जी सर गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग। हूँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सर। ओके, और आप क्या? मेरा नाम जी जी बोलिए। जी आप क्या करते हैं गुलशन जी? सर मैं अभी कर रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर में हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ओके, और क्या सब्जेक्ट है आपका? जी सर MBA है और एजुकेशन में मिडिल हिस्ट्री है सर। थोड़ा आवाज डिस्कनेक्ट हुआ, दोबारा बताएंगे एक बार? जी सर मेरा हिंदी है, एजुकेशन है और मिडिल हिस्ट्री है। ओके, और आप जी स्क्रिप्ट सर राइटिंग से, ड्रामा से किसी तरह से जुड़े रहे हैं कभी? अभी हम सर फर्स्ट साल से सर कोर्सेस। जी सर। ओके, ठीक है, वेलकम टू द जी क्लास। अब मैं नितिन के थैंक पास आता हूँ। और नितिन, ऑलरेडी आई थिंक यू आर ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, एम आई राइट? या यू आर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और आपने मराठी में और इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है? ये मुझे पता है। आप कहाँ से, आपकी वॉइस आप अनम्यूट कर दीजिए नीचे से। नीचे ये जो माइक का ऑप्शन है उस पर एक बार टच कर दीजिए तो आपका अनम्यूट हो गया। हाँ जी, यू। गुड इवनिंग नितिन जी। मैं सोलापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ लास्ट 11 ईयर से। और मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ इंग्लिश। ओके, और स्पेशली कॉलेज में ड्रामा का प्रोफेसर। अच्छा ड्रामा के प्रोफेसर हैं आप? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप ड्रामा के प्रोफेसर हैं तो आपने तो जो पुरानी थ्योरीज हैं एरिस्टोटल की यस या यस यस सर शेक्सपियर की, यस सर। तब तो फिर आपको ही क्लास लेनी पड़ेगी मुझे लगता है। यस सर आई आपको, टोटल। क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा जी बहुत सर। पढ़ा है लेकिन टाइम की कमी और क्योंकि फिल्म्स में होने की वजह से और बाकी काम देखने की वजह से सच में, और वो एक मेरा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर मैं और रिसर्च करना चाहता हूँ, और आप हो तो हम तो आपसे क्लास दिलवाएंगे जब भी आप हो। आज की भी आप ही लोगे। ठीक है, वेलकम टू यू। अच्छा, जी मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दिस इज माय फॉर्चुनेट। नो नो, इट्स ओके, हम तो मिल रहे हैं, आज हम ऐसे मिल रहे हैं। हो सकता है हम ऑफलाइन मिलते, कहीं और मिलते, तो मिलना तो है ही। ये है। ठीक है, अब ऋतिक आप पर आते हैं, आप अपने बारे में बताएंगे ऋतिक। सर मैं सर यूपी बनारस से हूँ। ओके, आप क्या करते हैं ऋतिक? अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और किस सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस। ओके, और आपका क्या इंटरेस्ट है फिल्म्स में, टीवी में? मैं स्टोरी लिखता हूँ, मतलब पिछले 5 ईयर से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो स्टोरीज लिख रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, तो किस तरह की स्टोरीज पसंद है आपको? जनरली जैसे लोकल चीजें होती हैं ओके, उसी पे मैं लिखता हूँ। तो आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है? अभी तो मैंने कोई वीडियो देखा नहीं नहीं है। देखा? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में यही बात बोली है कि जो लोकल इश्यूज है उस पर लिखना है। तो जैसे न्यूज हो गया, गाँव में घूमता रहता हूँ तो स्टोरी मुझे मिलती रहती है, तो मैं उसको लिखता हूँ बहुत नोटबुक में बढ़िया। डाल। अब आप अपनी स्टोरीज को लंबी लंबी 5 5 6 6 वेब सीरीज की वेब सीरीज में डेवलप करेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा निधि होगी, बहुत बड़ा एसेट होगा। ये है। अलग कहाँ से बताया आपने आप? मैं अलग बनारस से। बनारस से, बनारस से, ठीक है। तो अखिलेश जी है हमारे साथ, आई थिंक अखिलेश जी पहले भी आ चुके हैं। तो अखिलेश जी, वेलकम टू दिस क्लास। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं नमस्कार, मैं जी नमस्ते। भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी जी, और आप क्या करते हैं? मैं जस्ट अभी 2 महीना हुआ भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुआ हूँ। ओके। और करीब 15-20 साल से थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ। जी। और अभी
शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया हमने, 4-5 शॉर्ट फिल्म बनाई है। ग्रेट ग्रेट। तो आपकी फिल्म हम कहीं देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर। तो आप लिंक भेजिएगा, मैं सबको शेयर करूंगा, सब लोग देखेंगे जी। और फिल्म फेस्टिवल में कुछ अवार्ड भी मुझे मिले हैं। वाह वाह, क्या बात है। और ये शॉर्ट फिल्म के लिए 10 से 15 मिनट की जो कहानी है वो मैंने लिखी है और उसको डायरेक्ट भी किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमें आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो आपका जो एक्सपीरियंस है भिलाई भिलाई स्टील प्लांट, उसके बारे में मैं आपसे सबसे मतलब ओपन चर्चा करूंगा। और अगर कोई और है जो पहले जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो मैं एक बार देख लूँ। अखिलेश वर्मा आपका होगा, अच्छा आप तो आए थे, आपका इंट्रोडक्शन। लोकेश वर्मा है, और मिश्का सिंह है, और हाँ वैभव से बात हो गई है। अच्छा लोकेश जी आप बताइए, आपने तो मुझे शायद वो किया था, व्हाट्सएप किया था, आज ही किया था। तो बताइए लोकेश जी कुछ अपने बारे में। आपने अगर माइक को अनम्यूट नहीं किया तो अनम्यूट कर लीजिए। ओके मिश्का, आप हैं यहाँ पर? आप आके बता सकते हो मिश्का अपने बारे में, बताओ। ओके आप क्या करते हो मिश्का? मिश्का का मैं बता ही देता हूँ। मिश्का हमारे रिलेटिव है, और ये अभी कौन सी क्लास में हो, 7th में हो 8th में हो? 8th में हो। तो मैंने इसको बोला कि भाई तुम बच्चे आजकल बैठे बैठे फालतू के वीडियो देखो, फालतू की चीजें देखो, तुम आके मेरी क्लास में आओ। मैं बता रहा हूँ, मैं इंडिया में तो कम से कम सबसे अच्छा टीचर होगा। ये नहीं कह रहा कि और टीचर अच्छे नहीं है, पर जितनी मैंने रिसर्च करी है, जितने लगन से मैं लगा हुआ हूँ, और कई फिल्म इंस्टीट्यूट्स में अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो इंडिया के अंदर ही स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस का फीस ही 15 लाख रुपए है। और ऑनलाइन भी फीस, अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग और वेब सीरीज दोनों ज्वाइन करते हैं, 2.5 लाख रुपए फीस है। बट मैंने इसलिए मिश्का को बोला, जो भी लोग वहाँ देख रहे हैं अपने बच्चों को ये बताएं कि अभी मैं आपको एक डाटा देता हूँ। तो मिश्का आप दिल्ली से हो, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थैंक यू। लोकेश जी आप बताइए। नमस्ते, बताइए आपके बारे में। ओके आप आ सकते हैं कैमरा पे, ताकि एक बार शक्ल देख ले तो हमेशा के लिए याद रहेगी। थैंक यू लोकेश जी, बताइए। सर मैं शायरी लिखता हूँ और कविताएं लिखता हूँ। ओके आप शायरी और कविता लिखते हैं, और स्क्रिप्ट राइटिंग में आपका इंटरेस्ट? नहीं अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। अच्छा, नहीं इंटरेस्ट? इंटरेस्ट है सर, अभी इंटरेस्ट, मैंने 3 गाने लिखे हुए हैं। ओके ओके ओके। चलिए, मेरा तो एक्चुअली विषय लिरिक्स राइटिंग है नहीं, पर आप आएंगे तो अच्छी बात है। मेरे लिए लिरिक्स, एक्चुअली मैं उस स्कूल ऑफ लर्निंग से हो नहीं। हालांकि मैं जब छोटा था पोएट्री करता था, बट हाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको या जो भी लोग लिरिक्स सीखना चाहते हैं, और ये बात मैंने अपनी इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में भी बताई कि वहाँ पे कुछ लोग आए थे इनको लिरिक्स का था। तो आज बहुत अच्छी बात है कि आपको कई राइटर्स के लिरिक्स पूरे पूरे लिखे हुए ऑलमोस्ट वेबसाइट पे ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनके जो चाहने वाले हैं। तो वो आप इसको म्यूट कर दीजिए, मैं बोलता हूँ जब तक। तो वो जैसे मैंने जो एक राइटर थे, मैंने उनका पीछे उनका काफ़ी नाम हुआ था, तो उनके बारे में लोगों ने आई थिंक उनका नाम, जिन्होंने राज कपूर की फिल्मों के गाने लिखे थे, शैलेंद्र। तो शैलेंद्र जो राइटर थे, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि मैं लिरिक्स राइटिंग को भी समझूं। तो मैंने ढूंढा नेट पर, तो मुझे बहुत अच्छी बात है कि एक पूरी वेबसाइट शैलेंद्र जी की मिल गई, जिस पर ना सिर्फ उनके पूरे गाने लिरिक्स हिंदी में लिखे हुए या इंग्लिश में लिखे हुए थे, बल्कि उन्होंने वीडियो भी डाले हुए थे। तो आप सभी लोग जो जो लिरिक्स लिखना चाहते हैं, वो इस तरह की वेबसाइट पे जाके, और हर राइटर का एक पैटर्न है राइटिंग का, वो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी होता है और वो लिरिक्स राइटिंग में भी होता है। तो बरसात फिल्म से उन्होंने शुरू किया था, और उससे पहले वो शायर थे, और वो शायर थे और वो मुशायरा कर रहे थे, और राज कपूर जी ने उनको कहीं देखा और वहां से वो उनको लेकर आए, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब, आई थिंक रेलवे की जॉब में थे। तो ये बात मैंने अपनी शायद कल वाली क्लास में बोली कि जो भी आर्टिस्ट है
हम सब आर्टिस्ट हैं, एक्टर, राइटर, शायर, और हमें एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू अपना रखना है। तो ये बात अच्छी है कि क्योंकि आपको अमरीश पुरी भी पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, देवानंद भी पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, क्योंकि एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आएगा, क्योंकि ये आपका करियर नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप ऊपर भी चढ़ सकते हो। तो ये एक तरह का जोखिम हम लेते हैं आर्टिस्ट, और इस जोखिम के साथ हर जोखिम, एवरी रिस्क शुड बी ए कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे अखिलेश जी हैं, उन्होंने जॉब करी, और यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर विप्लव चटर्जी भी हैं। आई थिंक अभी वो है या नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी जॉब में और थिएटर करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप एक पैटर्न जरूर देखिएगा। तो बरसात में उनका गाना था, वो तो मैंने उनके एक दो गाने याद भी किए, तो घर वालों को भी सुनाए थे कि बरसात में हमसे मिले तुम सनम, तुमसे मिले हम बरसात में। तो ये पूरा एक पैटर्न, फिर मैंने देखा कि उनके और गानों में भी एक पैटर्न निकल रहा है, लेकिन पैटर्न बाद में है। पहले शायरी है, कविता है, पोएट्री है, पहले उसमें घुसना है, फिर ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी लोकेश जी, आप कभी क्लास लीजिएगा लिरिक्स के ऊपर। अगर आपकी क्लास मैं भी सीखूंगा और लोग भी सीखेंगे, ये है। तो चलिए मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ, जो कि हमारी तीसरी क्लास है। और जैसा मैंने कल कहा था कि म्यूट कर दीजिए जिनका म्यूट नहीं है। तो जैसा मैंने कल कहा था कि ये वाली क्लास क्वेश्चन आंसर क्लास है, क्योंकि हम आते जाएं, मैं आगे आगे का सिखाता जाऊं, और किसी को कुछ समझ ही ना आए और कुछ डाउट्स हो और इंक्वायरी हो, तो आप सबसे पहले मैं अखिलेश जी को इनवाइट करूंगा कि अखिलेश जी, आप शायद मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी। और शायद गुलशन जी ने भी कुछ पूछना था, और लोकेश जी ने भी कुछ पूछना था, तो आप पूछ सकते हैं। नितिन जी ने भी शायद कुछ पूछना था। तो प्लीज एक एक करके आप शुरू करिए, बोलिए। गुलशन जी बोलिए। चलिए गुलशन जी बोल रहे हैं, आप बोलिए पहले। जी सर, मुझे सर कल आपने शुरुआत में ये बताया था कि टाइम का डिवाइडेशन जो करना होता है, जो हमारे पात्र होते हैं कहानी में। तो सर थोड़ा सा हमें यही आइडिया चाहिए आपसे कि कैसे हम उस टाइम को डिवाइडेशन करें, मतलब कि किस प्रकार से हम अपने पात्रों को समय दें कि निकालें, इसके लिए थोड़ा सी आइडिया। देखिए, एक तो जो मैंने पहले बताया वो इम्पोर्टेंट है। फिल्म्स की बात करते हैं कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर पे चलती है। 3 एक्ट होते हैं। पहला एक्ट होता है बिगनिंग, होता है इंट्रोडक्शन, होता है प्रॉब्लम आती है। पहले एक्ट में जो 30 मिनट का होता है, आमूनतर 120 मिनट की हम फिल्म मान के चलते हैं। और जब हम स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखते हैं तो 120 मिनट का मतलब 120 पेज। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पर आप एक्शन लिखते हैं ज्यादा, तो वो पेज भर देता है, लेकिन जब आप शूट करने जाते हैं तो वो कम होता है, उस पर हम नहीं जाते। मेनली जो फर्स्ट एक्ट है हमारा, वो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी है, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करा दिए एक्टर्स को। और कई बार जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि कोई कैरेक्टर जो है वो रॉबर्ट भी कैरेक्टर हो सकता है, और वो कोई कैरेक्टर ऐसा विलन हो सकता है जो हमें एंड में देखने को मिले, लेकिन उसका जो डर जो है वो हम पहले एक्ट में शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल इंग्लिश वाली क्लास में भी दिया था। हमारी मूवी है, एक रेलवे स्टेशन है, और वो क्राउडेड रेलवे स्टेशन है, और एक साइकोपैथ किलर है जिसने 20 लोगों का मर्डर कर दिया है, और इस रेलवे स्टेशन पर वो न्यूज आ गई, और एंड तक हमें वो साइकोपैथ पता ही नहीं चला। तो अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा भैया 30 मिनट के अंदर हम पहले 10 मिनट में इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द वेरी फर्स्ट 10 मिनट्स, कि पहले 10 मिनट में हम इंट्रोड्यूस कर दें कैरेक्टर्स को। तो या 10 से 15 मिनट, वो थोड़ा बहुत टाइम अप डाउन होता है, लेकिन अब हमारा तो कैरेक्टर एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में फिल्म के आखिरी भी 10 मिनट में नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैरेक्टर हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं, और सिर्फ आखिरी 10 मिनट में नजर आए, लेकिन वो जो पहले 10 मिनट में जो वो डर मान लीजिए मैंने स्टैब्लिश किया। पहले 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे हुए हैं, और पहले 10 मिनट में मैं लिखता हूँ कि एक औरत अपने बच्चों के साथ आई, और उसने अपना फोन ऑन किया, और उसने व्हाट्सएप पर मैसेज देखा कि एक साइकोपैथ है जो कि जेल से छूट गया है और आज कहीं है। दूसरी एक महाशय जो आकर बैठे, और वो अपनी ऑफिशियल काम से जा रहे हैं स्टेशन पे, या ये फ्लाइट में भी हो सकता है कि वो आकर बैठे और उनको उनको एक फोन आया कि
तुम कहाँ हो, ये हो वो, अच्छा अरे यार वो एक साइकोपैथ छूट गया, वो तुम्हारे एरिया में बताया गया है, तुम कहाँ से फ्लाइट ले रहे हो, मैं फला फला, या कहाँ से स्टेशन से ले रहे हो। ऐसे हमने 10 मिनट में कट कर, और जब हम एडिटिंग पे जाते हैं तो ये चीज़ें बताने में लंबी लग रही है, लेकिन एडिटिंग पे जब शूट करके एडिट करेंगे तो हो सकता है कि एक स्टोरी, इसमें मल्टीपल स्टोरीज है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 कैरेक्टर्स चूज कर लिए और ये 10 कैरेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन विद इन द फर्स्ट 10 मिनट मिल रही है कि कोई साइकोपैथ आ रहा है। अब इसके अंदर पुलिस वाला भी कैरेक्टर होगा, लीडर भी कैरेक्टर हो सकता है, प्रेस कैरेक्टर हो सकती है, और स्टेशन पर 5-6 लोग कैरेक्टर हो सकते हैं, और एक कैरेक्टर हो सकता है साइकोपैथ, तो जिसको आपने दिखा दिया या नहीं दिखाया। लेकिन वो जो डर जनरेट हुआ 10 मिनट में, वो 10 मिनट के उस डर में हमने उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर दिया। तो इस तरह हमने कैरेक्टर लेकर आ गए और ये 10 मिनट में हो गया। अब वो 10 से अगले 20 मिनट में हम कहानी को डेवलप करेंगे किसी का। फॉर एग्जाम्पल हमने उनकी थोड़ी थोड़ी बैक स्टोरीज, अब वो जो औरत बच्चों को लेकर आकर बैठी थी, अब उसकी कोई कहानी है, उसका हस्बैंड उससे से लड़ाई हो रही है, ये वो, और वो कह रहा है मैं तुम्हें स्टेशन पे लेने आ रहा हूँ, तुम मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती, ये उसकी स्टोरी हो गई। और वो आदमी जो आकर बैठा है, ये उसकी स्टोरी हो गई कि उसको ऑफिस जाना है और उसकी वहां पर कोई डील है, कुछ भी है, या कुछ भी उसकी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। वो छोटी छोटी स्टोरीज हम डाल सकते हैं डायलॉग्स के थ्रू, उनको जरूरी नहीं कि कई बार पूरा दिखाना है, वो बैक स्टोरी के टॉपिक पे जाएंगे। तो इस तरह से हम कहानी को अगले आधे घंटे तक लेके जाते हैं, और वहां पर हम एक ऐसा इंसिडेंट डालते हैं जो कि उस पूरी कहानी को घुमा देता है। तो मैंने जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ब्रेकिंग बैड का, और मैं उसकी कैरेक्टर की इंटरनल नीड पे बात कर रहा था, तो वहां का जो इंसाइटिंग इंसिडेंट या हुक है, या वो पॉइंट जो कि पूरी कहानी को बांधे रखता है, पूरी समस्या को बांधे रखता है, उसमें वहां पर ये होता है कि केमिस्ट्री टीचर को लंग कैंसर निकलता है। ऐसे यहाँ पर एक स्टोरी है कि आफ्टर 30 मिनट्स, तो मैंने आपको रेलवे स्टेशन या हवाई जहाज के यहाँ एयरपोर्ट की जो स्टोरी बताई, मान लीजिए कि 30 मिनट के अंदर ये पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई है साइकोपैथ, और वो अपने पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट करके आया है। तो उसका फेस भी नहीं पता, लेकिन वो आसपास देखा गया सीसीटीवी कैमरास के अंदर, कुछ भी, मतलब कुछ इस तरह से आप बिल्डअप करें कि वो निकला, ये वो, तो वो पर ये इन्फॉर्मेशन है कि वो अंदर है। तो यहाँ पर पूरी स्टोरी घूम गई, सबको डर है, और आप उसमें और डाल दो थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी को लंग कैंसर है, जैसे उसको पता लगा लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर के साथ और कोई समस्या डाल दो। तो यहाँ पर साइकोपैथ आ गया, उसको ये है कि भीड़ पसंद नहीं है, लेकिन वो भी कहीं और नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपके 30 मिनट पूरे होते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड एक्ट आता है। सेकेंड एक्ट में इसी प्रॉब्लम को लेकर एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी जाती है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो निरर्थक साबित होता है। तो वो स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब इसमें क्या होता है, ये तो आपका मेन प्लॉट हो जाता है, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं इसे खींचूं कैसे। स्टोरी तो मेरी छोटी सी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मरे, खत्म हुई कहानी। कहानी यही है, सब कहानियां यही है। अन्ना कारेनिन जो नॉवल है, लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ, मैंने एक ही अडेप्टेशन किया है, और वो अडेप्टेशन मैंने उसका किया, हजारों पेजेस से ऊपर का वो नॉवल है। अब उस नॉवल से मुझे जो लर्निंग मिली, वो मैं बाद में अडेप्टेशन पे जब करूंगा तो उसमें आऊंगा। तो अब कहानी तो उसमें ये है कि अन्ना एक मैरिड औरत है, और वो मैरिड औरत अपने, उसका पति उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको किसी और से अफेयर होता है, अंत में सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो खुदकुशी कर लेती है। कहानी तो सिंपल है, लेकिन कहानी के साथ उसके हस्बैंड की कहानी, उसकी ननद की कहानी, उसके हस्बैंड के एक दोस्त की कहानी, उसके प्रेमी की एक दूसरी प्रेमिका की कहानी, अन्ना की छोटी बहन की कहानी। तो ये जो अलग अलग विषय आते हैं, जो कि थोड़े थोड़े आते हैं और खास करके नॉवेल्स में आते हैं, ये हमारे सब प्लॉट्स होते हैं, या हमारे सब कैरेक्टर्स के ऊपर जाते हैं, जिससे हम, इसका इम्पोर्टेंस ये नहीं है खाली कि आपको टाइम काटना है कि भैया मुझे तो स्क्रिप्ट के 60 पेज पूरे करने हैं, खाली ये इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि एक तो
मोनोटोनी हो जाती है, एक मतलब एक कहानी चलती रहेगी तो मज़ेदार नहीं रहती। और जब हम जैसे उपन्यास में हम जो पढ़ते थे तो थोड़ा थोड़ा हम इधर उधर पढ़ते हैं, तो उससे जो हमारी मेन स्टोरी और जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसको गहराई मिलती है, उसको डेप्थ मिलती है। और इस सेकंड एक्ट के एंड में स्थिति ये होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, इंग्लिश में इसे प्रोटैगनिस्ट कहेंगे, या हमारा जो हीरो या मेन, चाहे वो हीरो है या हीरोइन है, एक्ट्रेस है, कोई भी जो मेन जो है हमारा, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ रॉबर्ट्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एलियंस भी हो सकते हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि वे उस समस्या से पीछे हटे। वो पीछे हट सकते हैं लेकिन वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमें इसे सॉल्व करना है, या समस्या ऐसी है कि उनको उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद जो उनकी तैयारी होती है शुरू, उससे कैसे डील करेंगे और कैसे डील करते हैं, वो हमारा आखिरी का 30 मिनट होता है। अब बताओ, एंडिंग में कोई समस्या है? मतलब टाइमिंग में कोई समस्या है? नहीं सर, पूरा क्लियर हो गया सर। क्लियर एक हो चीज गया? और थोड़ा सा, जी सर थोड़ा सा नहीं नहीं, पूछिए सर। पूछिए, आपके क्वेश्चन और लोगों के क्वेश्चन भी होंगे, पूछिए पूछिए। सर थोड़ा सा ये लुक और प्ले जो हम राइट करते समय लेते हैं, तो क्या हम अपने हिसाब से लुक और प्ले लेकर चलेंगे, अपने बजट के हिसाब से, या फिर कहानी के हिसाब से उसको लेकर चलेंगे? लुक मतलब? लुक मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स हैं सर, उनके लुक जो होते हैं, कई बार हमको कंफ्यूजन होते हैं कि ये हमारा प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर चूज करेगा, या फिर उसको हम राइटर्स अपने मतलब कहानी के हिसाब से उसको लेगा। देखो, इसमें ओपन है, आप चाहो तो सिर्फ कहानी के हिसाब से लिख सकते हो, बाद में कास्टिंग के दौरान भी देख सकते हैं, या आप किसी एक्टर को सोच के लिख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। एक्टर को सोच के लिखोगे तो एक प्लस पॉइंट ये है कि एक्टर को अप्रोच करने में इजीनेस होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी एक्टर को सोच के लिखो, लेकिन कई एक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं एक एक्टर बताता हूँ, मेरे फ्रेंड है, वो उनके फ्रेंड है, जिन्होंने, क्या नाम है, बलेचा, आई थिंक, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा। तो उसकी दो जो जो एनीवे, तो वो जो एक्टर है ना, वो कहते हैं कि भैया मैंने तो जो रोल कर दिया वैसा रोल करना ही नहीं है। तो ये भी समस्या हो सकती है। आप किसी कई एक्टर चूजी, आजकल बहुत चूजी हो गए। थोड़ा एक्टर को अगर अच्छा काम उसका आता है तो वो भी एज एन एक्टर चाहता है कि अलग काम करे। तो ये ओपन रख के चलो, आप अभी से मत सोचो। थोड़ा सा अगर सोच सकते हो, ये सोचो जो आज एक्टर्स हैं 10 साल बाद उनकी क्या होगा। अगर उनको आप 10 साल बाद का रोल देते हो, 40s में एक्टर है, तो 50s में जाके वो उनके लिए जो रोल होगा, वो आप अपनी राइटिंग को 10 साल का टाइम दे के चलो कि 10 साल बाद मेरी राइटिंग आएगी। तो अगर आप एक्टर सोच रहे हो तो ये सोचो कि आज फॉर एग्जांपल आज आज आप जो ये है पंकज त्रिपाठी हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, अभी तो वो एक्टिंग के बाप हैं। तो आप ये सोचो कि 10 साल बाद पंकज त्रिपाठी क्या होंगे, या आपके कई एक्टर्स हैं, तो 10 साल बाद उनका क्या होगा। तो वो आप सोच, क्योंकि एक चीज़ और है, सिर्फ ये नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट को बनने में 10 साल लगेंगे या पसंद आने में, कई बार प्रोजेक्ट को बनने में भी कई साल लग सकते हैं। और जब वो प्रोजेक्ट उतने साल बाद जब लोगों के बीच में आएगा तो, और बताओ, क्लियर हुआ? जी सर सर और पूरा बताइए, क्लियर। और बताइए। धन्यवाद सर। और ठीक है, अब नितिन जी आप आना चाह रहे हैं, आप आइए, पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे तो जी। अपने खाना का रेने का जो एग्जांपल है वो बहुत अच्छा नॉवल है, और जो हमारे फ्रेंड बैठे हुए भाई सभी को एक उनका भाई समझ के उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप स्टोरी राइटिंग में आना चाहे तो वो नॉवल जो है वो जरूर पढ़े, क्योंकि उसका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है इतना अच्छा लगा मुझे। मैं जब मास्टर कर रहा था लिटरेचर में तो मैंने वो नॉवल पढ़ा था। इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंस्पिरेशन। ओह, थैंक यू वेरी सर, मच। मैंने तो वैसे ही शौकिया तौर पे पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसको अडेप्ट किया, और मेरे पहली स्क्रिप्ट थी वो मेरी अडेप्टेशन राइटिंग में, बहुत मूवी भागते की। हो। सर ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब ये सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन बाद में लास्ट का क्वेश्चन जो है, हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको लेने वाला कैसे मिलेगा, जो स्टोरी हम कैसे बेचें? ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, फिल्म्स के अंदर आप चाहे राइटिंग में आना चाहते हैं या डायरेक्शन में, वो मेनली राइटिंग के राइटर्स की बात करते हैं। घर में लिखकर सिर्फ लिख के किसी को भेजेंगे तो कोई नहीं लेगा। ये जैसे हमने एक शुरुआत करी है, मैंने जो शुरुआत करी है भाई, इससे कम से कम
हमें तो पता लग रहा है ना, आप आए तो हमें आपका पता लगा, आपको हमारा पता लगा। जी सर। मैंने एक 2007 में काम शुरू किया था, अगर प्रोफेशनल काम, तो या उससे पहले इंस्टीट्यूट में टाइम बिताया या उससे पहले थिएटर में टाइम बिताया, तो उन लोगों से अभी भी कांटेक्ट में हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। एक अच्छे एक्टर हैं जो कि जिन्होंने शुरुआत में हमारे फिल्म स्कूल में उन्होंने शुरू करी थी, हम भी स्टूडेंट थे, हमने डायरेक्शन शुरू करी, उन्होंने एक्टिंग। अभी तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं। तो मैंने जब एक स्टोरी सोची थी, मतलब स्क्रिप्ट रेडी करी थी, तो मैंने उनको बोला था कि भाई तू देख ले यार, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। तो वो कह रहा है यार मैं तो अभी एक्टर हूँ, अभी मैं प्रोड्यूसर नहीं, हाँ आगे कभी देखता हूँ। तो ये आपको वर्किंग इंडस्ट्री में भी घुसना पड़ेगा। जी सर। कोई या तो आपके पास कोई तभी आएगा अगर आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए आप बना रहे हो अपने लोकल लेवल पे, अपनी लोकल टीम लेके बना रहे हो, और उसको भी मैं डिस्करेज नहीं करता, वो भी काम करो, लेकिन कुछ बेसिक्स यूट्यूब का ध्यान रखना, उस पर मैं बाद में आऊँगा। अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो मेन एटलीस्ट दो तीन चीजें आप यूट्यूब के लिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं। नंबर एक, कंटेंट बनाने से पहले राइटिंग को ध्यान रखो, टैलेंट एक्टर्स का ध्यान रखो। आपको सिनेमेटोग्राफर और एडिटर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो दो चीजें, डायरेक्टर, तीन चीजें, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर, ये आपको सुपर रखने पड़ेंगे अपने कंटेंट में, अगर आप यूट्यूब का भी कंटेंट बना रहे हो। क्योंकि ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है कि भैया आपको शुरुआत कर रहे हो, आपके पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति है जिन्होंने, प्रशंसनीय है कि उन्होंने अपना ऐप बना डाला, और मेरी उनसे बात हुई, मैंने सब्सक्राइब भी किया, और मैंने उनको इनवाइट किया है। अभी तक वो किसी काम में बिजी है तो आ नहीं पाए। और उन्होंने एक डायरेक्शन भी करते हैं, उन्होंने डायरेक्शन करके वो डाला। उन्होंने लिख दिया कि मूवी शॉट ऑन वीडियो के मोबाइल कैमरा। ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है अगर यूट्यूब के लिए कर रहे हो। सब मोबाइल पे देख रहे हैं और हर मोबाइल के अंदर एचडी फॉर्मेट आ रहा है, सब बहुत बढ़िया विजुअल है। अभी सब कुछ सही है उनका। प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्टर्स एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब ये है कि परिपक्व एक्टर नहीं है, या फिर कई बार एक्टर परिपक्व होता है लेकिन वो एक्टिंग की स्क्रीन को जरूरत है कि नहीं है, ये तो स्क्रीन का डायरेक्टर डिसाइड करेगा, ये थिएटर का डायरेक्टर भी डिसाइड नहीं कर सकता। स्क्रीन एक्टिंग इज नो एक्टिंग। स्क्रीन के अंदर हमें एक्टर्स की जरूरत है, जो जितने ज्यादा मंझे हुए हैं वो उतने अच्छे एक्टर हैं थिएटर के। लेकिन फिर उसके बाद एक फिल्ट्रेशन चाहिए होती है कि स्क्रीन में किस तरह की उनको एक्टिंग करनी है। अगर उनको नॉर्मल है कि एक्टिंग करनी है, तो उनसे जो एक्टिंग निकलेगी नॉर्मल है कर, वो बहुत अच्छी निकलेगी एज कम्पेयर टू न्यू कमर्स। लेकिन इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन तो एक अच्छा डायरेक्टर ही ले सकता है। तो यूट्यूब के मेकर्स, नंबर एक, ये तीन डिपार्टमेंट अच्छे, और नंबर दूसरा, अवॉइड करो म्यूजिक मत डालो। म्यूजिक से बहुत उनके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है और कॉपीराइट का इश्यू आता है, ये है। तो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने मान लो यूट्यूब के लिए अपने लोकल ग्रुप के साथ बना लिया, तो ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है कि भैया आपने कितनी मुश्किल में बनाया। उसका कंपैरिजन तो आपका देख रहा है, हॉलीवुड का भी देख रहा है, और बॉलीवुड का भी देख रहा है, तेलुगु, तमिल, बंगाली सभी नजर आ रहा है, डब होके भी आ रहा है। तो वो तो कंटेंट अच्छा होगा तो चमके। अगर वो इतना चमक गया कि उन सबसे ऊपर उठ के चमक गया, तब तो आपके पास कोई अप्रोच करेगा, वरना कोई अप्रोच नहीं करेगा। वरना आपको अपना लिखना पड़ेगा। हाँ, हॉलीवुड के अंदर ही अच्छा है, हमारे यहाँ पर शुरू हुआ था, और मैं एक गेस्ट को बुलाऊंगा, विप्लव गोस्वामी उनका नाम था, तो सेकंड विनर थे वो, और आई थिंक 10 लाख या 5 लाख रुपए का उनको प्राइज ही मिला था, सॉरी। तो यहाँ पे हिंदी फिल्म्स के अंदर भी स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन शुरू हुआ था, लेकिन वो प्राइज मिलने के बाद भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो स्क्रिप्ट को किसी ने खरीदा है। तो स्क्रिप्ट को खरीदना या स्क्रिप्ट को बनाना, वो एक बहुत ही, आपको कॉन्स्टेंटली जुड़ना पड़ता है लोगों के साथ, या कई बार आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोड्यूसर्स भी ढूंढने पड़ सकते हैं। एज ए स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर्स ढूंढने पड़ सकते हैं, डायरेक्टर्स ढूंढने पड़ सकते हैं। या फिर अब जैसे मैंने जो शुरुआत करी है, अब मैंने एक सर्कल शुरू किया, इंग्लिश की क्लासेस ली, इतने दिन शुरू किया, अब हिंदी की करी है, तो अब एक सर्कल डेवलप कर रहे हैं जो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ने अभी कोशिश करी है। उन्होंने वर्कशॉप शुरू करी है, आप वो वर्कशॉप्स स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की ज्वाइन करिए। वर्कशॉप में आपको लोगों से मिलोगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। मैंने लास्ट लॉकडाउन से पहले एक स्क्रिप्ट लिखी थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कितना टफ हो जाता है कई बार राइटर को अपना काम मिलना या लिखना।
देखो टीवी में आप शुरुआत कर लो। स्टार टीवी की एक राइटर्स वर्कशॉप होती है, अगर वो अभी नहीं हो रही है, वो होती है तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर एक। दूसरा ये है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी आई है जहाँ पे आप नॉवल, ग्राफिक नॉवल, एपिसोडिक स्टोरीज लिख सकते हो। वो वेबसाइट से एग्जीक्यूटिव्स पढ़कर आपको कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे बड़ा ही इतना कुछ वो लगता नहीं है। तो आप टीवी के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको असिस्ट करके राइटिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। मेरे को जो काम, एक जो मैंने जो इससे पहले जो फिल्म जो लिखी है किसी और के लिए, अपनी जो लिख सकते हैं कोई भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डायरेक्टर है वो एनआरआई था। वो 5 साल से मुंबई आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, मेरे फ्रेंड से मिल रहा था और बहुत लोगों से मिल रहा था। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए, इंडस्ट्री में जब किसी के हाथ में पैसा होता है, और हर बिजनेस की तरह, तो वो बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत बातें करते हैं। और अभी मेरे को किसी ने हॉलीवुड सैन फ्रांसिस्को से मेल किया कि आप अपना रिज्यूमे भेजो। मैं क्या रिज्यूमे भेजूँ, तुम जाके मेरे पास अगर आ रहे हो तो मेरा पता करके आओ। वेबसाइट मेरी है, मेरे वीडियो के टीचिंग के प्रोग्राम्स हैं, मेरी प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पे हैं। तो ये तरीके से मैं तो नहीं, मैंने खुद ही नहीं भेजा, तो और आदमी जिसको बनवाना है तो वो आपके पास क्यों आएगा। तो वो व्यक्ति 5 साल से आ रहा था, जा रहा था, बॉम्बे में सबसे मिल रहा था। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स से उसकी फ्रेंडशिप हुई। मेरे फ्रेंड को 5 साल बाद उसने कहा कि मैंने स्पोर्ट्स पे एक मूवी बनानी है, तो मेरे फ्रेंड ने उसका बेसिक सिनॉप्सिस उसने बताया, आइडिया उसने वर्बली बताया, और मेरे फ्रेंड ने उसको 4-5 पेजेस में उसके आउटलाइन एक करके मेरे को भेजा। तब मैंने वो और मेरे फ्रेंड ने मिलके, मतलब स्क्रिप्ट मैंने लिखी। तो इस तरह से वो काम आया। अभी एक पीछे एक काम आया हॉरर वेब सीरीज राइटिंग का, तो उसके अंदर मेरा एक फ्रेंड है जो लगभग 15-20 साल से जुड़ा हुआ है एक्टिंग के अंदर, और कुछ प्रोजेक्ट भी कर चुका है नेटफ्लिक्स के लिए। वो किसी के साथ जुड़ा, उसके साथ उसने काम किया, और उन्होंने फिर उसने मेरे को बोला, उनको कुछ करना था हॉरर में, वेब सीरीज में, और फिर मैं ऐसे उनसे मिला। तो इस तरह से काम होता है। तो सबसे पहली बात तो है कि आपका सर्कल होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि आपके पास काम होना चाहिए। एक स्क्रिप्ट है, अगर फिल्म लिखने जा रहे हो, एक स्क्रिप्ट है, 2 स्क्रिप्ट है नहीं होगा, कम से कम 8-10 स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए। 8-10 स्क्रिप्ट को तो ये मान के चलो कि ये तो मेरा हाथ सफाई के लिए है। अगर वेब सीरीज आप लिख रहे हो तो मान के चलो कि भैया ये 5 सीजन का वेब सीरीज का मेरे पास मसाला है कि नहीं है, ये है। तो पहले एज ए राइटर अपना उतना माल इकट्ठा कर लो, और साथ ही साथ उस दौरान आप, अभी आजकल जैसे फिल्म फेस्टिवल्स नहीं हो रहे, तो वो एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। हमारा दिल्ली के अंदर जो ये आपका ओशियंस फिल्म फेस्टिवल था, बहुत अच्छा फेस्टिवल था, वो अभी नहीं हो रहा है। गोवा, तो नॉर्थ इंडियंस के लिए ये 2 फेस्टिवल है। और देखो इसके अंदर ना सबको अपना झोंकना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है, लोगों को आपको जाके मिलना होगा। और छोटे लेवल से आप शुरू करो एज ए न्यू राइटर्स। यूट्यूब वगैरह के लिए जो लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उनको आप लिखो, उनका लिख के देखो प्रोग्राम। लेकिन जैसा मैंने बताया, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और बिजनेस अगर आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू लोगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जॉब को सोर्स ऑफ रेवेन्यू मान के चलिए। और बताइए नितिन जी, आई होप कि मैंने क्लियर किया कुछ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का ये सेशन ही क्वेश्चन आंसर के लिए रखा था। नहीं, मैं शुरू करूं? ठीक है, किसी को पूछना है तो बीच में आके पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ऋतिक। हाँ सर, मैं मतलब स्टोरी लिखता हूँ, तो काफी मतलब मेरी स्टोरी लिखी हुई थी, तो मैंने सिनॉप्सिस भी तैयार किया हुआ था। तो मैं एक मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को भेजा था, काफी जानी मानी इंडस्ट्री है, और उनका रिप्लाई लगभग 1 महीने बाद आया था। तो उन्होंने लिखा था कि मैं आउटसाइडर को मौका नहीं देता हूँ। मतलब तो सर ऐसा भी होता है क्या वहाँ? नहीं, ऐसा है ना, ऐसा है कि क्या होता है कि अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री जानी मानी है, ये वो इस तरह से लैंग्वेज में कोई बात नहीं करो, ठीक है। जिन लोगों ने जो आज इंडस्ट्री में सेट हुए हैं, 2-2, 3-3 जनरेशन लग गई है। अगर आज रहमान बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बना है तो उसका बाप साउंड रिकॉर्डिस्ट अच्छे से था,
अगर अनिल कपूर फैमिली में बहुत बड़ी नज़र आती है तो इनके पिताजी में भी बहुत लो लेवल था। बहुत से लोग जो पाकिस्तान से इतना आए थे अपना पार्टीशन पे, बहुत स्ट्रगल करके उठे और आज दूसरी तीसरी जनरेशन है। आपको पता है कि गाइड फिल्म के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर कौन था? किसी को आइडिया है कोई? गाइड फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर कौन था? किसी को कोई आइडिया? यश जौहर, करण जौहर के पिताजी गाइड फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर है। अब गाइड फिल्म के अंदर देखिए, आज तो करण जौहर हमें बड़े नजर आते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करके एक या दो या तीन पीढ़ी से उठे हैं, अब जाके बने हैं। तो उन्होंने आपको रिप्लाई किया। सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपको रिप्लाई किया। फिल्म्स में कोई किसी को रिप्लाई नहीं करता। और जो उन्होंने बात बोली है वो 100% सही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक फ्रेंड है, एडवोकेट है, वो बिहार की है और बहुत अच्छी एडवोकेट है, और वो लॉकडाउन में बिहार चली गई। अब वो उनकी बात हुई मेरी वाइफ से और उन्होंने कहा कि मैं बिहार में हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे काम नहीं दे रहा है। तो जब एडवोकेट को कोई काम नहीं देता, जबकि आज सारी प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन हो रही है, तो मैं राइटर को भी कैसे, या तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए हो जो कि मुझे नहीं पता। मेरी भी एक बहुत अच्छे राइटर है और अच्छा उनका डेली कंटेंट, मतलब हफ्ते में 5 दिन वाला कंटेंट, एक जासूसी प्रोग्राम आता था। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनकी बात को समझा। उन्होंने यही कहा कि मुझे यहाँ पर चाहिए कोई। मैं उस समय दिल्ली में था और दिल्ली में हूँ अभी भी, और क्योंकि मेरे काम भी होते हैं कुछ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भाई। राइटर जब, कई बार राइटर ऐसा भी होता है जैसे सीनियर राइटर है और वो आपको बेसिक बता देगा। जूनियर राइटर हो आप, जिसे आप घोस्ट राइटर भी बोल सकते हो, तो आपको डेवलप करना है तो आपके सामने होगा तभी तो बात करेगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि लॉकडाउन के बाद थोड़ा लोग ओपन हो रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स पे आप पहले प्रोजेक्ट्स को डिस्कस, बहुत रेयर था कि आप ऑनलाइन करोगे, अभी वो थोड़ा ओपन हुए हैं। पर थोड़ा ओपन हुए इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा भी किसके लिए ओपन होंगे? ऑफ कोर्स न्यू कमर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं ओपन होंगे, उनके लिए ओपन होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहे हॉलीवुड में काम करना चाहो, चाहे बंगाली इंडस्ट्री में, चाहे आपको वहां जाके रहना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ टाइम, 3-5 साल तो आप मान के चलो। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, ये जरूरी है रिलेशनशिप बनने के लिए, काम करने के लिए। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आप अपने लोकल लेवल पे काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो या आप नहीं जाना चाहते। आजकल एक और प्रॉब्लम हो गई है और वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, और जो मैंने पहले ही बोला था कि लोगों में ना, या तो ये कॉल सेंटर की नौकरियां जब से आई, इजी नौकरियां आ गई। और उससे पहले लोग थिएटर करते थे। जब मैं थिएटर कर शुरू किया 98 में, तो 6 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास होती थी। तो मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ कि मेरा रूटीन क्या होता। मैं सुबह जिम जाया करता था, उसके बाद मैं एपटेक में कंप्यूटर सीखने जाता था, उसके बाद मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से आकर मैं ट्यूशन पढ़ाता था। उस समय मैं 4,500 से 5,000 रुपया महीने का ट्यूशन से कमाता था, और शाम को 6 बजे मंडी हाउस जाके थिएटर करता था, और 9 बजे तक क्लास होती थी, और 9 बजे मैं वापस, 9 से 9:30 10 बजे तक मैं वापस आता था। तो ये रूटीन था, और बड़े उत्साह से हम सब लोग थिएटर करते थे। 50 से 60 लड़के लड़कियां, यंग चिल्ड्रन भी थे कुछ और बुजुर्ग भी थे, सब लोग कर। अब आजकल एक तो ना, और हमारा एक सपना था सबका कि ज़्यादातर लोगों का सपना था हम फिल्म में जाएंगे। बहुत से लोग टिके 3 लेवल पे, लोग राइटर हो या कोई भी हो, 3 लेवल पे। एक शुरुआती लेवल पे जो हमारा वो था, एक मिडिल लेवल पर जिसे मैं अपना मानता हूँ कि जिसने कुछ काम किया है और जो डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और एक वो जिनको सक्सेस मिल चुकी है। सक्सेस मिलना एक अलग, देखिए सक्सेस एक दिन की होती है। ज़्यादातर अगर आप लोगों की हिस्ट्री देखेंगे फिल्म्स में, तो वो एक फिल्म की कमाई कर रहे हैं। रमेश सिप्पी, शोले से कमाई हुई है। यश चोपड़ा, बहुत फिल्में बनी, अच्छी फिल्में, एक फिल्म से कमाई हुई डीडीएलजे। ज्यादातर लोगों की एक फिल्म से कमाई, कमाई इन द सेंस ना केवल फिजिकल उनकी कमाई, पैसा उन्होंने ज्यादा कमाया कि उससे उनकी रैपो बिल्डअप हो गई। और कुछ लोग बहुत रेयर हुए जिनकी 2-3 फिल्में। राम गोपाल वर्मा, उनकी अगर हम फिल्म देखें तो जो मेन उनकी फिल्म है वो सत्या। सत्या के बाद कंपनी भी चली, लेकिन मेन उनकी सत्या जो है वो उनकी मेन एसेट है। एक फिल्म, एक प्रोजेक्ट एसेट होता है लोगों का, लेकिन कई बार वो एसेट जल्दी भी हाथ में लग जाता है, कई बार उसको मिलने में कई साल लग जाते हैं।
तो लोकल लेवल पे अब हम लोग काम नहीं कर रहे। मैंने बहुत कोशिश करी, वो मेरे फ्रेंड है, वो थिएटर आर्टिस्ट है, उसका थिएटर ग्रुप है। अब वो काम कर, जब भी उससे बात करो, यार तेरे पास टीम है, चल यार कुछ करते हैं, मैं उसे बोलता हूँ, कहता है यार लड़के लड़कियां पैसे मांगते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि हम लोगों ने तो इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि फिल्म बनाई, लाखों रुपए अपनी फिल्म में प्रोड्यूस किया, और इतनी जब तो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट है, दूसरे के प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक कई लोग जो सीखते हैं ना वो मोटिवेशनल में प्रोएक्टिव का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं है तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इस क्लास को लेने के लिए मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ आया हूँ, मैंने कहा नहीं 8 बजे की क्लास है, 8 बजे की क्लास है, मैं लूँगा। इससे पहले मैंने 7 बजे की क्लास थी इंग्लिश लर्निंग की में बच्चों हुए, तो मैंने कहा नहीं वो लेनी है, रूटीन बनाया हुआ है, प्रोएक्टिवनेस है, काम भी अपना करना है, कई चीज़ें हैं। तो वो लोगों में नहीं है। लोगों में ये इंडस्ट्री, वेस्टर्नाइज इंडस्ट्री आ गई है, 15,000 रुपये की नौकरी कर लो भैया, मेरे पास बाइक आ जाएगी, लौंडिया पीछे बैठ जाएगी, लौंडिया सोचती है मेकअप का सामान आ जाएगा। ये इस तरह से काम नहीं होते। फिर बड़े काम ऐसे नहीं, बड़े कामों में बड़ी प्लानिंग चलती है और बड़ी मेहनत चलती है, वो कोई करने को राजी नहीं है। तो या तो लोकल लेवल पे वो कर लो। आज देखो मैक्स प्लेयर है या टीवीएफ के है, कई कितने सीरीज जो है वो उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। मेरी जो सिस्की, जिसपे मेरे हिंदी चल रहा है, उस सिस्की जो फिल्म है वो मैंने जब डाली थी तो उसके 15,000 व्यू हो गए थे बहुत कम टाइम में। फिर वो यूट्यूब वालों ने चैनल बंद कर दिया, कई साल तक मैंने डाली, कई सालों बाद डाली, अभी उसके 60,000 व्यू हो गए। मैं उसका कोई प्रमोशन वाला नहीं करता। तो आप यूट्यूब से अर्निंग भी कर सकते हो और अपने काम को भी सामने लेके आ सकते हो, वो भी कोई बहुत कम लोग करते हैं। ये है इंग्लिश वाली क्लास के अंदर, इंग्लिश वाली क्लास में मुश्किल से ऑनलाइन लाइव आने के अंदर शुरुआत में तो 12-12, 15-15 लोग आ रहे थे, बाद में 4 लोग 5 लोग लाइव आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप अगर कोई नहीं भी कर रहा तो कोई बात नहीं, आप अपना निश्चय लेके चलो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, अजीज सुल्तान, मेरा मित्र है, कोलकाता का है, और वो अपने एक्टिंग के सपने को साकार करने के लिए अभी बॉम्बे में कॉल सेंटर में जॉब बेशक कर रहा है, लेकिन वो वहां पर लोगों से मिल रहा है और लोगों से मिलके प्रोजेक्ट पकड़ता है। कुछ टीवी के प्रोजेक्ट्स भी उसे मिले। ये है। तो जिनको करना है वो पैशन से लगे रहो। किस्मत की देवी जिसे हम मान के चलते हैं, और हर कल्चर के अंदर एक किस्मत की देवी मौजूद है, लेकिन वो देवी तभी आएगी जब आपकी अपनी मेहनत होगी। ये है। और किसी को कुछ पूछना है तो ऋतिक, मेरा आंसर आया समझ में? और किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो थोड़ा सा टाइम रह गया, 17 मिनट क्लास को रह गए। तो मैंने आपको जो कल छोड़ा था वो था, अब तक जो मैंने बताया वो ये है कि आपको अपने आइडियाज़ डेवलप करने, ज़्यादा ड्रामा या कॉमेडी, महंगे आइडियाज़ को डेवलप नहीं करने। टाइमिंग पर एक इशू था, टाइमिंग का मैंने बता दिया, और एक जो टाइमिंग के साथ जो मैंने बताया वही स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर है। अब उसको आप कहीं पे ग्राफिक फॉर्म में देख लो, कहीं पर उसको अलग अलग टर्म में देख लो, लेकिन स्ट्रक्चर तो आपका वही रहेगा, और लोकल स्टोरीज को आपको चुनना है। तो ये जो अब फिल्म में हमने 120 मिनट का ये जो स्ट्रक्चर रखा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा सेकंड एक्ट खत्म होता है, कि जहां पर जो हमारा लीड है वो फाइट और फ्लाइट, मैं आगे काम करूं नहीं करूं, वहां पर जो पोजीशन होती है, इसको आप जब भी अपना वेब सीरीज लिखते हो तो ये आप पायलट मान के चलो कि आपके पायलट में यहां तक स्टोरी है। लेकिन अब वेब सीरीज, फिल्म में तो आप अगले 90 मिनट में खत्म कर देते हो, लेकिन वेब सीरीज में आगे क्या करोगे? आपने 52 मिनट का या 58 मिनट का एक पायलट लिखा, और 58 मिनट, मान लीजिए आपने 90 मिनट की फिल्म लिखी, 120 मिनट रह गया आपके पास। तो अब आपको अगला एपिसोड लिखना है, वो भी आपको 52 मिनट का, 45 मिनट का लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? कहानी तो आपकी खत्म होनी चाहिए थी फिल्म के हिसाब से, लेकिन नहीं, अब यहीं पर ट्रिकीनेस आ जाती है, और यहीं पर आकर वेब सीरीज राइटिंग बहुत टफ हो जाता है। अब जब आप इस पे, आप इसलिए पहले एक लंबी स्टोरी स्ट्रेच करके बनाओ। वैसे तो मैंने खुद पूरा 6 सीजन्स की एक स्टोरी लिखी थी, लेकिन आप कोशिश करो पहले एक लंबी स्टोरी तैयार करो 5 सीजन की, और हर सीजन में
पहले सीजन में 6 एपिसोड और अगले हर सीजन में 10 एपिसोड होंगे। पहले इतनी लंबी एक स्टोरी आप तैयार करो। अच्छा, वो जो स्टोरी होगी उसमें दो तरह से, ये जो मैंने आपको बताया 3 एक्ट स्ट्रक्चर, इस 3 एक्ट स्ट्रक्चर को आप हीरोज जर्नी भी बोल सकते हो या जर्नी ऑफ योर कैरेक्टर है। अब जो आपकी वो जो स्टोरी होगी पहले एपिसोड से आखिरी तक की, उसके अंदर आपको कुछ डिविजन्स रखनी है। उस डिवीजन में कैसे रखना है कि पहला जो पायलट हो वो तो आपका चला गया, मान लो फिल्म की तरह कि भैया एक सिचुएशन पे हमारा मुख्य किरदार आ गया कि वो लड़े या भिड़े भिड़े या भागे, या तो उसे भिड़ना है या उसे वो स्थिति छोड़ के भागनी है। अब उसके बाद आगे वो आगे क्या 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 करता जाएगा। तो पर हर एपिसोड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहेगा। पहली प्रॉब्लम कोई सॉल्व होगी अगले एपिसोड में, लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी, फिर कोई सॉल्व होगी, कोई तीसरी प्रॉब्लम आ जाएगी तीसरे एपिसोड में, फिर चौथे में कुछ सॉल्व होगी, फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर पांचवें में ऐसे। और जब एपिसोड के हम एंड में आएंगे तो एक जो मेजर प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी, जैसे फिल्म में हमारा जो मेन इंसाइटिंग इंसिडेंट है वो रहेगा, वो तो हमारा थ्रू आउट द सीरीज रहेगा। चाहे आप उसके 5 सीजन लिखो, 7 सीजन लिखो, आप तैयार करके चलो कि भैया आप 10 सीजन भी तैयार। हालांकि वेब सीरीज के अंदर एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि ये जो आपने सोचा ये आपका आगे इस्तेमाल में लिया जाएगा, लेकिन जब आप किसी को बता रहे हो, अब मैं प्रोड्यूसर, इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई है द वर्ल्ड ऑफ डेड समथिंग, द डेड वर्ल्ड, ऐसे कुछ फिल्म आई है। तो वो फिल्म रिलीज हुई, द वॉर ऑफ द डेड, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। वो फिल्म जो रिलीज हुई है वो समझो आप, अब वो रिलीज होने 6,600 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, बाद में नेटफ्लिक्स पे आई है। उससे पहले उन्होंने उसका प्रीक्वल बनाना शुरू कर दिया। प्रीक्वल मतलब पहले की स्टोरी, और साथ में उन्होंने उसके एनिमेशन भी बनाने शुरू कर दिए। अब क्यों? अब प्रोडक्शन टीम जो है ना वो ऐसे सोच के चलेगी, ऐसा सोच के चल रही है। अब ये अलग, पहले क्या होता, हम एक फिल्म बनाते थे, बरसों लगाते थे, सोचते थे, समझते थे, और अगर सोच समझ के या टाइम दे के बनाते थे तो वो फिल्म सफल होती थी। जैसे कई डायरेक्टर्स आप जानते हैं वो इस तरह से करते हैं, लेकिन कई बार असफल भी होती थी। लेकिन उस सफलता को कैश करने के और कोई तरीके नहीं थे। और दूसरा ये कि जब आप किसी फिल्म का प्रोडक्शन करते हो, आपने मान लो प्रोडक्शन किया और वो सफल हो गया, और वो प्रोडक्शन में आपने कितनी चीजें क्रिएट कर दी, प्रॉपर्टीज क्रिएट करी, मेकअप का सामान क्रिएट किया, एक्टर्स आपके हाथ में हैं, एक्टर्स को भी नहीं पता कि हमारा प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा तो उनको कोई नया ले लेगा, लोकेशन आपने फाइनल कर दी, सेट आपने फाइनल कर दी, और वो सारी इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है, मैं एज ए प्रोड्यूसर चाहूंगा कि अगर ये चीज सही बन रही है, और ये नहीं कि वो फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स पे आने के बाद या बाद में मैं ये सोचूं कि भैया वो चीज सही बनेगी, ऑडियंस पसंद करेगी, व्यू, वो तो प्रोड्यूसर अपनी एक्यूमेंट से, अपनी जो उसकी नॉलेज है उससे वो डिसाइड कर लेगा। और फिर वो क्या करेगा, अब तो ये ट्रेंड किया कि अब जैसे इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भैया ये फिल्म तो लोगों को पसंद, क्योंकि उन्होंने बैटमैन वो जो डायरेक्टर है वो कई फिल्में हॉलीवुड की बड़ी बना चुका है, उसको उन्होंने लिया हुआ है। तो एक तो डायरेक्टर की ब्रांड वैल्यू है, ज़ॉम्बी फिल्म है, लोग वैसे पसंद करते हैं, और कई भाषाओं में ऑलरेडी प्रोजेक्ट को इतना बड़ा कर लिया, तो अब वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यार हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है तो अब इसी प्रोडक्ट को और मिल्च करो, इसको और इसको दो। तो वो क्या कर रहे हैं, उसका प्रीक्वल बना रहे हैं, प्रीक्वल बनेगा, आएगा, उससे पहले वो उसका सीक्वल बना देंगे, उसका एनिमेशन, तो वो प्रॉपर्टी को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एक्टर्स को जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करेंगे। तो ये आपको सोच के चलना है इसलिए। और हो सकता है कि जो आपने सोचा, मैंने सोचा भैया मैं 5 सीजन का एपिसोड लिख रहा हूँ, हो सकता है कि वो ना भी आए, लेकिन उसके फायदे बहुत होंगे आपको। मान लीजिए आपका एक बन गया, पहला सीजन बन गया और आपके पास रेडी है मटेरियल, तो एक तो ऊपर आपको चेंज, प्रोड्यूसर को चेंज भी करना है। लेकिन अगर मटेरियल रेडी है तो एक तो आपके पास एक मटेरियल रेडी होगा जिससे आप उसको बना सकते हो, तो वो इजीनेस आपको होगी। दूसरा ये कि आप अगर रीवर्क भी करेंगे
रीराइटिंग रीवर्क जो भी होता है वो हमेशा फ्रेश राइटिंग ही होती है, चाहे आप सेम चीज पे लिख रहे हो, और उससे आपकी चीज इम्प्रूव भी होती है। जब पेंटिंग हम करते हैं तो एक पहली लेयर लगाते हैं, क्योंकि मैं पेंटिंग भी करता हूँ, तो पहली लेयर लगाते हैं तो देखते हैं हाँ अच्छा लग रहा है बहुत, तो उस पर एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, तो ऐसे हम राइटिंग राइटिंग राइटिंग। और राइटिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप पेपर पे लिखो, आपने सीरीज बनाई, ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया, जर्नलिस्ट ने कैसे रिएक्ट किया, वो जो वहां से आप इंफॉर्मेशन गेन करोगे, या प्रोडक्शन वैल्यू क्या चेंज होगी इसमें, एक्टर कौन, आपने राइटिंग लिखी और एक एक्टर ऐसा था, वो कैरेक्टर आपको लग रहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर एक्टर ने ही उस कैरेक्टर को अपने अभिनय से उठा दिया कि भैया सबको तो वो एक्टर ही अच्छा लग रहा है। तो ये आपको समझना है कि आपका प्रोजेक्ट आपके पास लंबा तैयार होना चाहिए। तो लंबा कैसे तैयार करोगे? तो मेन जैसे ब्रेकिंग बैड में कि वॉल्टर की एक मेजर प्रॉब्लम है कि उसको लंग कैंसर है, ये उसकी मेजर प्रॉब्लम है, वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता जाता है, लेकिन उसकी मेजर प्रॉब्लम तो लंग कैंसर है। अब इंटरनल नीड जहां मैंने कल छोड़ा था उसको समझो, क्योंकि वो जो इंटरनल नीड है वही हमारे करेक्टर, मेन करेक्टर और बाकी करेक्टर्स को आगे लेकर जाएगी। तो इंटरनल नीड मतलब एक इंसान की एक ऐसी अंदर की जरूरत होती है, एक ऐसी तृष्णा होती है, ऐसी कमी होती है जिसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन वो उस पर रिएक्ट करता है। आपको मैं बताता हूँ कि जो अंधों की जो लैंग्वेज होती है, बिलेरी बिरली क्या बोलते हैं उसे, वो जिस व्यक्ति ने बनाई थी वो खुद भी अंधे थे, वो खुद भी ब्लाइंड थे, तो वो उनकी इंटरनल नीड होगी। और सोचिए कितना उनको मेहनत लगी होगी वो लैंग्वेज को डेवलप करने में, खुद भी ब्लाइंड थे, वैसी कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो ये इंसान की एक इंटरनल नीड होती है जिसपे वो काम करता है, ठीक है। वो उसकी अनकॉन्शियस तीन चीजें होती हैं। कॉन्शियस जो हमारा चेतन मन है, ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, मैं सिंपल से समझाऊंगा, राइटिंग में आपको हेल्प आएगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चेतन अवस्था में हूँ, कॉन्शियसनेस है मेरी। सब कॉन्शियस, अर्ध चेतन, मैं सो रहा हूँ, मेरा सब कॉन्शियस वर्क कर रहा है, मेरे को सपने आ रहे हैं फ्यूचर के पास्ट के, वो हमारे सब, और अनकॉन्शियस बिल्कुल 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 भी चेतना में नहीं हुआ। तो साइकोलॉजी के बुक्स के अंदर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल समझाया गया था कि एक लकड़ के टुकड़े को पानी में डालते हैं, तो जो टुकड़ा ऊपर नजर आ रहा है वो आपका चेतन मन है, वो आपकी कॉन्शियसनेस है। जो पानी को टच कर रहा है वो आपका सब कॉन्शियस है, अर्ध चेतन मन है। और जो पानी के नीचे है, जो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, वो आपका अनकॉन्शियस है, जब आप बिल्कुल अचेत हो जाते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि कोई बेहोश हो गया या बिल्कुल सो गया या मर गया। अनकॉन्शियस वो एक्टिव आपका माइंड होता है, जो कि साइंटिस्ट भी अब तक बता नहीं पाए हैं या साइकोलॉजिस्ट नहीं बता पाए हैं। और पर मुझे ऐसा लगता है कि अनकॉन्शियस वो माइंड होता है कि जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि एक ही विचार, एक ही आविष्कार, दो लोग उत्तर दक्षिण दुनिया के अलग अलग कोनों में एक ही व्यक्ति, दो व्यक्तियों के दिमाग में आता है। ये बहुत अक्सर साइंस के वर्ल्ड में हुआ है। तो कहाँ से वो विचार आ रहा है? मेरा अपना मानना है कि हम फ्यूचर से उन विचारों को लेके आते हैं। वो फ्यूचर से जब हम उन विचारों को लेके आते हैं, फ्यूचर टाइम से, तो वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, गलत भी हो सकता है। पर आप जब राइटिंग वर्क करते हैं तो आपकी ये जो स्टेट ऑफ माइंड्स होती हैं ये काम करती है। तो ये ही आपकी इंटरनल नीड होती है। इसको मैं रिटन फॉर्म में भी आपको दे दूंगा कि हम किस तरह से इंटरनल नीड्स को समझ सकते हैं। अब इस इंटरनल नीड को पूरी करने के लिए वॉल्टर की इंटरनल नीड क्या थी कि वो एक डॉर्मेंट करेक्टर है, सोया हुआ करेक्टर है। इतना अच्छा वो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है कि उसके दोस्त उसके आविष्कार से बड़ी कंपनी बन गई, और लेकिन बच्चे, स्कूल के बच्चे उसकी इज्जत नहीं कर रहे। घर उसका खाने को, पहला सीन जो शुरू होता है उनके घर का, तो वो बच्चा, उसका लड़का बेचारा विकलांग है, वो जो खाना चाह रहा है वो नहीं है, वॉल्टर कुछ खाना चाह रहा है और वो नहीं है, और प्रॉपर जो वो खाना चाह रहा है प्रॉपर प्रोटीन डाइट है, और वो कह रहे हैं ये है खाओ, वो माँ कह रही है कि नहीं भैया ये वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन अच्छा होता है। तो ये उसके घर की समस्या है। तो अब अब उसको कैंसर हो गया, वहां टर्निंग पॉइंट है उसकी लाइफ का। ऐसी लाइफ उसकी चलती रहती है, अगर उसका कैंसर नहीं होता तो ऐसी होता, उस पर कर्जा होता, ढंग से खा नहीं पाता, बीमारी है, लड़के की जिंदगी और बर्बाद होती,
लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन वो जो बदल रहा है अपने आप को लंग कैंसर के बाद, वो इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि उसको वाकई में वो बदलना है। उसकी जो अंदरूनी इच्छा थी कि वो जो एक दबी हुई उसकी इच्छा थी कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट होने के बाद भी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, बीवी अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान, वो उसको बदले। और उसको बदलने का एक रास्ता मिलता है कि उसको एक अपना, तो वो जो रास्ता है वो आपका जर्नी है, वो एक मुख्य चरित्र की जर्नी है। तो जब आप 5 सीजन सोचेंगे तो 5 सीजन में इसमें जैसे वॉल्टर की जो मेन प्रॉब्लम है लंग कैंसर, ऐसे एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम हुक पॉइंट हलो कि वो तो पूरा हल होगा ही नहीं, उसको 5वें सीजन तक भी हल मत करो, या उससे बड़ी और कोई प्रॉब्लम दिखा दो। जैसे वाइकिंग्स के अंदर क्या है, जो वाइकिंग मैंने देखा और वाइकिंग में मुझे जो लगी वो मैं बाद में जाऊंगा, उसके थीम पे मैं कल वाली क्लास में आऊंगा। तो वाइकिंग में एक चीज है कि एक इंटरनल एक कि जो वॉरियर है वो तो वॉरियर है, वो पढ़ रहा है, जो जो वो कर रहा है, और लेकिन अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा तो वो जो उसकी इंटरनल नीड है वो उसकी अगली जनरेशन भी लेके आती है। तो कोई उसे धोखा दे रहा है वॉरियर को, कोई चीट कर रहा है, तो वो कैसे अपना बदला लेते हैं और कैसे वो करते हैं। तो वो जो है कि मैं हूँ, क्योंकि वाइकिंग की जो शुरुआत होती है, और हिंदी में नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिए, और प्लीज पायरेटेड मत देखिए, 200 रुपये महीना खर्चा कर लीजिए, जिंदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी, फोन पर 200 रुपये महीना है। तो वो जो उसकी एक रैग्नारॉक की जो एक डील है कि नहीं भैया, क्योंकि रैग्नारॉक लड़ाई में बहुत अच्छा है, और यही नीड उसके भाई की भी होती है कि तो वो अपनी नीड को एस्टेब्लिश करना चाहता है, और चीट भी किया जाता है, और जब उसे चीट किया जाता है तो वो चीट भी करता है, और यही उसकी नीड उसके मरने के बाद उसके बच्चे पूरी करते हैं। जब आइवर का जब हमें आता है कि नहीं भैया मैं तो इतना बड़ा बॉय हूँ, और दोनों बाप और बेटे एक समय अपने आप को गॉड के समान मानने लगते हैं। तो वो क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम तुम्हें बचा रहे हैं, ये हमारी नीड है और हमें रिकॉग्निशन चाहिए, ये उनकी इंटरनल नीड है। और फिर हमारे पास कहानी है, किससे हैं, उनसे जुड़े, उनके आसपास के लोगों से जुड़े। ऐसे वॉल्टर की इंटरनल नीड है कि नहीं भैया मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, सुपर हूँ, टीचर ही मैं तो साइंटिस्ट हूँ और मैं पैसा बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं पैसे को ड्रग्स से बनाऊं। और ड्रग्स इसमें वो एक और चीज है जो आपको समझ लीजिए कि जस्टिफिकेशन, मैं बाद में आऊंगा। तो मेन ये कि आपका एक, जैसे फिल्म में हमारा जो एक हुक होता है जो 30 मिनट में आता है, वो इसके अंदर आपका पहले एपिसोड में आ जाएगा, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा अगले कई सीजन तक, कभी मत सॉल्व करो, वही आपकी मिस्ट्री रहेगी। और सॉल्व करते भी हो तो वो तो खत्म हो जाता है, मेरे हिसाब से खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि हर एपिसोड में आपके फिर माइनर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी इस तरह की, और उनको आप सॉल्व करते रहोगे, फिर माइनर प्रॉब्लम आएगी, इसको सॉल्व करोगे, लेकिन वो चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर कैसे बनेगा, कैरेक्टर की ग्रोथ कैसे होगी, उसको भी हम बाद में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतने काफी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।